क्या आपको पता है कि यूरोप में एक डिसीजन ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया? सोचिए, अगर वो फैसला नहीं होता तो आज का यूरोप कैसा दिखता? आज मैं क्लास 10 हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप बता रहा हूं। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपको दुनिया की सोच समझने में भी मदद करेगा। इस वीडियो के एंड तक आपका यह चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। आप हर सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, उस लाइक बटन को दबा दें और ज्यादा बोर्ड एग्जाम हेल्प के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म का मतलब है कि लोग खुद को एक बड़े नेशन का हिस्सा मानते हैं। ये भावना लोगों को जोड़ती है, चाहे उनकी भाषा, धर्म या रीति रिवाज अलग हों। यह यूनिटी की फीलिंग है जो लोगों को एक कॉमन गोल के लिए साथ लाती है। लेकिन यूरोप हमेशा यूनाइटेड नहीं था। वहां छोटे छोटे राज्य, डची और किंगडम्स थे जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। वहां बहुत सारे किंगडम थे, अलग अलग कानून, करेंसी, यहां तक कि लैंग्वेजेस भी। हर जगह अपनी अलग पहचान थी। बिल्कुल यूनिटी नहीं थी। लोग खुद को एक नेशन का हिस्सा नहीं मानते थे। नेशनलिज्म ने लोगों को एक साथ लाया। इसने उन्हें एक नई पहचान दी, एक नेशन की पहचान। तो यह सब कैसे शुरू हुआ? 1779 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। यह रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले किंग्स के पास सारी पावर थी। राजा जो बोले वही कानून था। आम लोगों की कोई आवाज नहीं थी। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद वह बदल गया। लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। अब लोगों के पास पावर थी। वे अपने देश के लिए फैसले लेने लगे। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे नए आइडियाज हर जगह फैल गए। ये शब्द सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि लोगों की उम्मीद बन गए। फ्रांस को अपना फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन भी मिला। ये सब चीजें नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। लोग कहने लगे, हम सब्जेक्ट्स नहीं, हम सिटीजन्स हैं। यानी अब वे राजा के गुलाम नहीं, देश के नागरिक थे। ये याद रखना, यूरोप में नेशनलिज्म का जन्म फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुआ। अगला नेपोलियन बोनापार्ट। उसने 1804 का सिविल कोड बनाया। इस कोड ने पूरे यूरोप में कानून को एक जैसा बना दिया। ये बहुत अच्छा था, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर थे। फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया और यूनिफॉर्म कानून थे। अब लोगों को फेयर ट्रायल और जॉब्स के नए मौके मिले। लोग कोई भी प्रोफेशन चुन सकते थे। समाज में आगे बढ़ने के रास्ते खुल गए। लेकिन प्रॉब्लम्स भी थीं। महिलाओं को राइट्स नहीं मिले और कुछ फ्रीडम्स खो गईं। कई लोगों को नेपोलियन की डिक्टेटरशिप पसंद नहीं आई। नेपोलियन ने नेशनलिज्म फैलाया, लेकिन एक डिक्टेटर की तरह भी काम किया। उसने अपनी पावर बढ़ाने के लिए कई देशों पर कब्जा किया। 1815 पर आते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना। गोल क्या था? पुराने किंग्स को वापस लाना और नेशनलिज्म को कुचलना। यूरोप के राजा फिर से सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन नेशनलिज्म को खत्म करने के बजाय इसने लोगों को और भी गुस्सा दिलाया। लोगों ने और ज्यादा यूनिटी दिखाई। नेशनलिज्म और स्ट्रांग हो गया। अब लोग अपने देश के लिए और भी ज्यादा लड़ने लगे। कल्चर ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। म्यूजिक, डांस और पोएट्री ने लोगों को एक साथ जोड़ा। फोक सॉन्ग्स, डांसेस, पोएट्री और लैंग्वेज ने नेशनलिज्म को जिंदा रखा। बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति सिखाई गई। पोलैंड में लोगों ने अपनी लैंग्वेज को रशियन रूलर्स के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। भाषा के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बचाई। कल्चर सचमुच नेशनलिज्म की आत्मा है। बिना कल्चर के नेशनलिज्म अधूरा है। चलो यूनिफिकेशन की बात करते हैं। जर्मनी कभी 89 स्टेट्स में बटा हुआ था। हर स्टेट का अपना राजा था। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपनी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के साथ 3 युद्ध लड़े: डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। उसने डिप्लोमेसी और ताकत दोनों का इस्तेमाल किया। 1871 तक जर्मनी एक नेशन बन गया, जिसमें प्रशियन किंग सम्राट था। यह यूरोप के इतिहास का बड़ा मोड़ था। इटली की स्टोरी भी सिमिलर है। वहां भी कई छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में अलग थे। यह डिवाइडेड था, लेकिन माजनी, कैवूर और गैरिबाल्डी जैसे लीडर्स की वजह से इटली 1870 में यूनाइट हो गया। महिलाओं का क्या? उन्होंने रेवोल्यूशन और मीटिंग्स में हिस्सा लिया, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले।
महिलाओं ने भी नेशनलिज्म के लिए बहुत संघर्ष किया। नेशनलिज्म ज्यादातर पुरुषों द्वारा चलाया गया था। क्विक एग्जाम पॉइंट्स: फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म की शुरुआत। नेपोलियन, नेशनलिज्म का फैलाव। कांग्रेस ऑफ वियना, नेशनलिज्म के अगेंस्ट। जर्मनी और इटली युद्ध से यूनाइट हुए। और कल्चर, यह नेशनलिज्म की रीढ़ की हड्डी है। कल्चर के बिना नेशनलिज्म अधूरा है। अगर आपको नेशनलिज्म इन यूरोप समझ आ गया है तो लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकें। क्या आपको क्लास 10 के सभी चैप्टर्स इसी तरह आसानी से समझाए हुए चाहिए? सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला